हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई नॉन टेक्निकल का। इसके पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ठीक है, और इसमें टोटल 85 क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हिंदी, जीके, कंप्यूटर और हिंदी, जीके, कंप्यूटर और कौन सा है नॉन टेक्निकल में, हाँ यही तीनों है। तो चलिए सेट की ओर चलते हैं। और आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल, औद्योगिकरण ने समस्याओं को भी जन्म दिया। इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है। ठीक है, औद्योगिकरण जो लिखा हुआ है ये गलती लिखा हुआ है ऊपर में। इसका सही रूप इन चारों में से एक होगा। तो बताइए किस कैसे लिखा जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, औद्योगिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में स्वर्णाम शब्द है। इसमें स्वर्णाम शब्द कौन सा है, बताइए। कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका स्वर्णाम शब्द होगा कौन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सेठ का स्त्रीलिंग होगा। सेठ का स्त्रीलिंग कौन सा होगा इन चारों में से। तो आपको पता होगा सेठानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। जिसको जीता न जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। अनेक शब्दों के एक शब्द। तो जिसको जीता ना जा सके के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा इनमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, अजय। ठीक है, जिसको जीता ना जा सके। नेक्स्ट देखिए। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार बताना है। ठीक है, 2, 3, 4, 5। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 2। मात्रा के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, बताइए। तो ये होते हैं 3। जीवा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नॉन टेक्निकल का एग्ज़ाम आते आते मैं अच्छा तैयारी करा दूंगा आप लोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, बताइए। तो इसमें होगा आपका दीर्घ संधि। ठीक है, देखिए पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है पुस्तक धन आलय। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा पुस्तक धन आलय। ठीक है, और ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आगे देखिए, आगे जीके का सवाल है। अपनी कहानियों को कौन कहानीकार नवाब राय के नाम से लिखता था, बताइए। कौन सा होगा इसमें। अपनी कहानियों को कौन कहानीकार नवाब राय के नाम से लिखता था। तो ये थे मुंशी
प्रेमचंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अनेकार्थी शब्द है, इन चारों में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? बताइए कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, काल, ठीक है। काल अनेकार्थिक शब्द है जिसका अर्थ है समय, मृत्यु, यमराज तथा अवसरा, सॉरी अवसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द की वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प को चुनिए। शुद्ध वर्तनी चुनना है अंतर्धान अवस्था में, ठीक है। तो बताइए इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो इसका होगा आपका अंतर्धान, ये ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? बताइए कौन सा होगा इसमें? तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, शब्द के आदि में, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। तो उपसर्ग का यूज होता है आदि में, यानी कि स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है, क्या होगा हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ? हाथ पसारना मतलब मांगना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकत्ती का सही अर्थ है, लोकत्तियां है ये, तो चोर की दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ कौन सा होगा? बताइए। तो इसका होगा आपका ऑप्शन ए, चोर का स्वयं डरना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित सब प्रश्नों में चार चार शब्द समूह है, प्रत्येक में से एक शब्द पर्याय नहीं है, इसका चयन कीजिए, ठीक है। मतलब तारा का इन चारों में से एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, और बाकी तीन हैं। तो बताइए कौन वो है जो नहीं है? बताइए 7 का। तो इसमें देखिए, अम्बु जो है वो तारा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, बल्कि जल का पर्यायवाची है। अम्बु मतलब जल, ठीक है। बाकी ये तीनों तारा का पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। बेटा, अब इन चारों में से बताइए बेटा का पर्यायवाची कौन नहीं है? कौन सा होगा? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, अग्रज। अग्रज बेटा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। अग्रज का मतलब होता है बड़ा, बड़ा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? ठीक है, शब्दों के बाद जोड़ा जाए उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं परसर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? बताइए। ये था आपका मृतकों का टीला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित
दुर्ग का क्या नाम है? बताइए कौन सा दुर्ग है अंग्रेज द्वारा निर्मित? यह है फोर्ट विलियम। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग फोर्ट विलियम है। और देखिए, वर्तमान जिले में के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलाबंदी की अनुमति मिल गई। ठीक है, बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बाद में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में। ठीक है, उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। ठीक है, सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? बताइए, 5, 4, 3 या 2? तो ये है आपके 5। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो 5 हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। और दोस्तों देखिए, मिक्स प्रैक्टिस सेट है, मतलब कि अब जो आपका 500 नंबर का है, तो जो आएगा मैं नॉन टेक्निकल का सब करा दूंगा, और अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन, इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, और टेक्निकल आप लोग पढ़ते रहिए। ये होगा आपका 2 दिसंबर। ठीक है, आगे देखिए, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? बताइए, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो 1 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, गुरुजनों की क्या नहीं करनी चाहिए? बताइए, दिए गए वाक्यांश में रिक्त शब्दों को पूरा करना है। इसमें कौन सा होगा? गुरुजनों की, देखिए क्या होगा इसमें, उपेक्षा। गुरुजनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हैजा एक रोग है। कौन सा रोग है हैजा? तो हैजा है संक्रामक रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, धीरे धीरे का समास, धीरे धीरे कौन सा समास है? बताइए। तो यह आपका अविभाव समास। ठीक है, धीरे धीरे में आपको पता है ये बीच में लगा हुआ है डैश टाइप का, ऐसे ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, चाहे जो वाक्य होते हैं 2 पार्ट में होते हैं। ठीक है, अविभाव समास के कुछ और उदाहरण बता दें, जैसे आपके दिनों दिन। ठीक है, ये धीरे धीरे हुआ, दिनों दिन हुआ, रातों दिन हुआ, सॉरी रातों रात हुआ, कानों कान हुआ, हाथों हाथ हुआ, बीचों बीच हुआ, धीरे धीरे हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का कार्यकाल को भंग कर सकता है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? बताइए कौन सा होगा इसमें। तो यह आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? बताइए। तो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसको हम अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बताइए। ते हुआ बनावली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान के भाग 12 का अनुच्छेद 280 में भारत में किसका प्रावधान करता है? भारत किसका प्रावधान करता है? ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 12 का अनुच्छेद 280 भारत में किसका प्रावधान करता है? बताइए। ये होगा आपका वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो है आपका शुक्र। ठीक है, आगे देखिए। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक आपको पता ही है, बाबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा किस पर पड़ा था? अनाज पर, दाल पर, फल पर, सब्जियों पर? तो ये पड़ा था अनाज पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिलान है। ये बताइए आप, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इसमें कौन मिलान होगा? M.K. गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का और लाला लाजपत राय का? बताइए, इसको सुमेलित करना है। इधर इनका नाम दिया हुआ है, इधर इनका रचना दिया हुआ है, इनकी रचनाएं हैं, तो कौन सा होगा? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। तो देखिए, ए का 4 यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना है ए नेशन द इन मेकिंग। ठीक है, B1 M.K. गांधी का हिंदी स्वराज, C2 सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल और D3 लाला लाजपत राय का ऑटोबायोग्राफिकल राइजिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मोनालिसा क्या है? तो पता ही होगा मोनालिसा क्या है, एक चित्र है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है भारत की? तो यह आपका 3200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ है? तो इसके पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, शायद सेकंड या फर्स्ट वीडियो में। भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ है? बताइए। तो इसमें होगा आपका
ऑप्शन ए, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्लांक नियतांक h की विमा समान है। प्लैंक कांस्टेंट होता है ना, उसका जो बीमा है डायमेंशन वो समान है, किसके समान है? कोणीय संवेग, ऊर्जा संवेग के, आवृत्ति के। तो यह आपका कोणीय संवेग के समान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फेल्सपार अयस्क है। जो फेल्सपार है किसका और है, यानी कि अयस्क। कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फेल्सपार अल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। ये जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो कौन सा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग? तो ये आपका यकृत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, बताइए। तो यह आपका कुल स्थानों का 1/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने प्रदेशों से स्पर्श करती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से स्पर्श करती है? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन 9, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 9 प्रदेशों से स्पर्श करती है। वो 9 प्रदेश कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें से 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन सा है। हिमालय प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, पहला। दूसरा आपका हरियाणा है, हरियाणा। तीसरा आपका राजस्थान है, राजस्थान। चौथा आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। पांचवा आपका झारखंड है, ठीक है। छठा आपका बिहार है, ठीक है। उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। और जो अंतिम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ठीक है। जो अंतिम केंद्र शासित 8 राज्य हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश में आपका जो एक है वो दिल्ली है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जफरनामा के लेखक कौन है? बताइए, जफरनामा के लेखक। जफरनामा के लेखक कौन है? और आपको अगर जो 40 नंबर का मैथ रीजनिंग मिक्स करके आता है वो भी पढ़ना होगा तो कमेंट में बताइएगा, अगर किसी को ज़रूरत हो
वो भी तो उसका वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको पता चले वीडियो मैं अपलोड करूँ तो बताइए 126 नंबर, तो इसमें आपका होगा गुरु गोविंद सिंह। आगे देखिए, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई है? लाइफ डिवाइन बताइए। तो ये लिखी गई है अरविंद घोष द्वारा, ठीक है, लाइफ डिवाइन। आगे देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? बताइए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये आपका बना है नर्मदा नदी पर। आगे देखिए, जिसका इलाज ना हो सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अनेक शब्दों के एक शब्द है जिसका इलाज ना हो सके, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो है असाध्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तालव्य से बोला जाता है, उच्चारण स्थान तालव्य है, बताइए। ग, झ या न या म? तो ये आपका झ, ठीक है, तालव्य इसका उच्चारण स्थान है। आगे देखिए, हिंदी में ध्वनियों कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो यह है 2 प्रकार की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन तत्भव शब्द है? तत्सम संस्कृत होता है, तत्भव हिंदी शब्द होता है, ठीक है। शुद्ध रूप आपका तत्सम है, तो इनसे ये पूछा है कि कौन तत्भव है, ठीक है। तो तत्भव बताइए। तो ये आपका सूरज आपका तत्भव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? यानी कि संस्कृत रूप तत्सम, बताइए। कौन सा होगा? तो ये आपका होगा मुख, ठीक है। ठीक है, मुख आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। मुख आपका तत्सम शब्द है और इसका तत्भव क्या हो जाएगा? मुंह, ठीक है। मुंह आपका तत्भव हो जाएगा। कान का तत्सम कर्ण है, ठीक है। इसका ये आपका तत्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कर्ण, ठीक है, कर्ण। और जीव का तत्सम हो जाएगा जीवा, ठीक है, जीहा, जीवा। और दांत का तत्सम हो जाएगा दंत, दांत का हो जाएगा दंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सुख धन आगत से शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा आपका, बताइए कौन सा बनेगा? ये बनेगा आपका स्वागत। आगे देखिए, सच्चरित का संधि विच्छेद होगा, बताइए कौन सा होगा? सच्चरित का संधि विच्छेद, ये आपका ऑप्शन बी होगा, सतधन चरित, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आत्मा का विलोम है, तो आत्मा का विलोम कौन सा है? तो यह है परमात्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनुज का विलोम क्या होगा? तो ये होगा आपका धनुष, ठीक है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द का संज्ञा कौन सा है? बुढ़ापा, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बताइए।
बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, बाल आदि। समझाया? चलिए आगे देखिए। चूरन का तत्सम शब्द है। तो इसका तत्सम शब्द है चूर्ण, ठीक है। चूरन का तत्सम शब्द चूर्ण है। और चर्म का तत्सम है, इसका तद्भव चमड़ा है होता है, ठीक है। चर्म है ना, इसका तद्भव चमड़ा होता है, ठीक है। और जो ये चक्षु है वो आँख का पर्यायवाची है, ठीक है। ये आँख का पर्यायवाची है। आगे देखिए, कंप्यूटर आ गया अब। एनियाक, इडिवैक आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? एनियाक और एडवैक। ये है आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नई वर्कशीट खोली जाती है तो निम्न में से कौन सी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई एक नया वर्कशीट खोली जाती है तो निम्न में से कौन सी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होती है, बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, A1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डाटा संचारित करने के इंटरनेट का एक्सेल निम्नलिखित द्वारा प्रदान होता है, ठीक है। टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डाटा संचारित करके इंटरनेट पर एक्सेल निम्नलिखित द्वारा प्रदान होता है। तो होता है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन द्वारा, ठीक है, बी। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ है। अब MIS का अर्थ बताना है। कौन सा होगा? ये होगा आपका ऑप्शन ए, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं। ये किसके प्रारूप हैं? सिलेरॉन, पेंटियम। तो ये आपके कंप्यूटर प्रोसेसर के क्रम प्रारूप है, ठीक है। आगे देखिए, सी भाषा में पैरामीटर पास करने की विधि है। सी भाषा में यानी कि सी लैंग्वेज में पैरामीटर पास करने की कौन सी विधि है? तो विधि है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, दोनों, ठीक है। HTML का पूरा नाम क्या होगा, बताइए। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से जब त्रुटियों हटाएंगे त्रुटियों को तो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है डिबगिंग, ठीक है। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था।
इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था ARPANET, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। सी, C++ एवं जावा उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है बताइए। 85 क्वेश्चन है इसमें, आपके 17-18 तारीख तो बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका होगा आपका पहला ऑप्शन ए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। देखिए अब टेक्निकल पढ़िए अच्छे से, और नॉन टेक्निकल का टेंशन हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको क्वेश्चन गैदर कर ला ही रहे हैं। देखिए आराम से इसको ज़्यादा सीरियस नॉन टेक्निकल को नहीं लेना है, ऐसे हो जाएगा, वीडियो देखते रहिए, हो जाएगा। हम 2-4 वीडियो बताकर ख़त्म तो कर नहीं रहे हैं। 50 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, और आगे जाके 100 150 क्वेश्चन भी इसमें हम कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। और देखिए ज़्यादा अब समय नहीं है कि हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें, बढ़िया से समझाएं। अब तो कंडीशन ये है कि समझना भी जरूरी नहीं है, बस जानना है कि हाँ ये होता है। समझने का टाइम अभी नहीं है कोई भी चीज़ को, अब बस इतना दिमाग है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, बस इतना भी जानना जरूरी है। 15-16 दिन बचा हुआ है, तो अभी का पढ़ाई को थोड़ा इग्नोर करके चलिएगा, ज़्यादा डिटेल में समझना नहीं है, हर चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं हम नहीं करेंगे। तो बताइए विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका कौन सा है। तो यह आपका Alt+Tab। नेक्स्ट देखिए। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, कौन सा होगा। तो ये हमारा होता है प्रोसेसर, यही होता है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का प्रोसेस करता है, प्रोसेसर ही। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित सुपर कंप्यूटर बताइए। ये है आपका परम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है, कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है। तो ये मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। HTML में सबसे छोटे हेडिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला एलिमेंट है, बताइए। और आपको जो मैथ रीजनिंग का सेक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो वही कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे मैथ रीजनिंग का, वो भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। बताइए। तो ये किया था आपका डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, जिस सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर होता है जिस पे हम वर्क करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम टाइपिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उस ऐप पे काम करते हैं, बचपन से ही MS ऑफिस पे काम करने को बताया जाता है, कंप्यूटर अगर आप लोग चलाए होंगे तो। चलिए नेक्स्ट देखिए। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है। टेलीविजन ट्रांसमिशन कैसा कम्युनिकेशन है। तो ये आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे देखिए। एक्सेल
स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा को एंट्री किया जाता है वो क्या कहलाती है? टैब, बॉक्स, सेल, तो कहलाती है सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। दिए गए विकल्प में से विषम को ज्ञात कीजिए। इसमें से विषम कौन है? बताइए। तो ये आपका इसमें विषम होगा बिग। ठीक है, बिग विषम है। ठीक है, देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, क्रोम हुआ तथा फायरफॉक्स हुआ, ये जो तीनों हैं एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, आपका ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। क्रोम पे भी हम लोग इंटरनेट चलाते हैं और फायरफॉक्स पे भी हम इंटरनेट चलाते हैं। ठीक है, तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और जबकि जो बिंग है हमारा सर्च इंजन है। ठीक है, ये हमारा सर्च इंजन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो अच्छा लग रहा है ना? अच्छे से तैयारी हो जाएगा और अपने आप को भी चेक करते रहिए। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां बताइए। तो ये आपकी है ऑप्शन सी, कावेरी, गंगा, महानदी। ठीक है, आगे देखिए। किसमें प्रोटीन नहीं किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ठीक है, बताइए इसमें किसमें कौन सा है जिसमें प्रोटीन नहीं मिलता है? तो आपका ऑप्शन सी है, चावल। चावल में प्रोटीन नहीं मिलता है। ठीक है, मांस हुआ, दाल हुआ और दूध है, जो ये मांस, दाल, दूध में प्रोटीन अच्छे मिलते हैं, लेकिन चावल में कोई प्रोटीन नहीं मिलता है। चावल किसका स्रोत है, किसका सोर्स है? यह है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। चलिए आगे देखिए। आलू और चावल कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं झांसी में। ठीक है, झांसी में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बब्बर शेर सफारी की स्थापना की गई है? तो है इटावा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? बताइए। तो है आपकी यांगजी। ठीक है, क्षुद्र ग्रह की कक्षा में निम्नलिखित किन ग्रहों के बीच स्थित है? सॉरी, क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित किन ग्रहों के बीच स्थित है? किस ग्रह के बीच में स्थित है बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रामत है। ठीक है, अधिकांश जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किमी यानी कि किलोमीटर तक बड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? बताइए।
तो यह प्राचीनतम कौन सी है? ये हमारी है अरावली। ठीक है, अरावली जो है वो प्राचीनतम है। ठीक है, और हिमालय है वो नवीनतम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशिकों के वंशज को कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका में जो डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशज को क्या कहा जाता है? बताइए। तो ये कहते हैं ऑप्शन सी, बुघेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमारा पार्ट 4 होगा नॉन टेक्निकल का, जो कि आज ही अपलोड करूँगा शाम को। अगर एग्जैक्ट टाइम आपको जानना है कब अपलोड करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको पता भी चल जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और भी कुछ हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट बताइएगा, इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा।